सच कहा गया है, कभी कभी किसी खास व्यक्ति के साथ की गई नाइंसाफी पूरे देश के लिए गद्दारी साबित होती है। किस्सा सीरीज के इस खास एपिसोड में हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी, लेकिन उसे शुरू करने से पहले औपचारिकता के लिए बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज देख रहे हैं। ये कहानी है 90 के दशक की। उस वक्त स्पेस प्रोग्राम में अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों का बोलबाला था। इस वक्त दुनिया की बाकी सभी देश इन्हीं चंद देशों पे स्पेस प्रोग्राम के लिए निर्भर करता था। भारत भी अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका पर आश्रित था, लेकिन उस वक्त भी भारत स्पेस प्रोग्राम में अपना पैर जमाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। शायद यही वह कारण है कि उस वक्त रूस के साथ भारत की एक डील हुई थी, जिसमें रूस एक क्रायोजेनिक इंजन, जिसे बोलचाल के भाषा में कहा जाए तो रॉकेट उड़ाने वाली इंजन, और उसे बनाने का फॉर्मूला भारत को देने वाला था। जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया में फैलती है, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस पर दबाव बनाने लगते हैं। दबाव इस बात का कि रूस इंजन बनाने का फॉर्मूला भारत को न दे। यह दबाव क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि अमेरिका जैसे देश भारत से अरबों डॉलर इसी के नाम पे कमाई कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि रूस को न चाहते हुए भी यह डील कैंसिल करना पड़ा। हालांकि कुछ समय बाद, चूंकि रूस मित्र देशों में से एक था, इसलिए कुछ समय बाद रूस ने भारत को 4 क्रायोजेनिक इंजन देने के लिए राजी हो जाता है, और लेकिन शर्त यह होता है कि उस इंजन को बनाने का फॉर्मूला भारत को नहीं दिया जाएगा। इधर इसरो में काम करने वाले एक वैज्ञानिक, जिनका नाम नंबी नारायणन था, इन्होंने यह दावा किया कि भारत स्पेस प्रोग्राम में आत्मनिर्भर होने को तैयार है और बहुत जल्द भारत के द्वारा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना लिया जाएगा। कहने वाले यह भी कहते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान के जरिए रूस से क्रायोजेनिक इंजन बनाने के पार्ट्स मंगा लिए गए थे और बहुत जल्द स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनने वाला था। लेकिन इस गुप्त मिशन के बारे में जैसे ही अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को पता चलता है, एक बार फिर से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश एक साजिश में लग जाते हैं कि किसी तरह से भारत का यह गुप्त मिशन सफल न हो। और शायद इसी का नतीजा था अक्टूबर 1994 में हुई वह घटना। क्या हुई थी वह घटना? दरअसल अक्टूबर 1994 में केरल के पुलिस के द्वारा मालदीव की एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है। महिला पे आरोप होता है तय समय से अधिक भारत में रहने का। गिरफ्तारी के बाद यह दावा किया जाता है कि महिला के पास से कुछ ड्राइंग मिले हैं जो कि स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने से संबंधित है। उस वक्त केरल में कम्युनिस्ट की सरकार थी। गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद, या यूं कहें कि 20 दिनों के बाद, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाले टीम के डायरेक्टर नंबी नारायणन को गिरफ्तार किया जाता है। साथ में गिरफ्तार होते हैं इनके सहयोगी के चंद्रशेखर एवं डी शशि कुमारम। नंबी नारायणन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद से ही मीडिया में उन्हें गद्दार घोषित कर दिया जाता है। बिना जांच रिपोर्ट के इंतजार किए लगातार मीडिया में ऐसी खबर चलने लगती है, बड़े बड़े हेडलाइन आने लगते हैं, नंबी नारायणन देशद्रोही हैं। नंबी नारायणन ने अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन, जो कि वही बना रहे थे, उसके फार्मूले को दुश्मन देश पाकिस्तान एवं अन्य देशों के साथ में बेच रहे थे। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल था, इसलिए केरल पुलिस, उसके बाद एसआईटी टीम जो कि केरल में गठित हुई थी, उसके बाद तुरंत आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ की और 20 दिनों के बाद ही इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने लगभग 2 वर्षों तक इस पूरे मामले की छानबीन की और अंत में 2 वर्षों के बाद नंबी नारायणन को सीबीआई ने क्लीन चिट देते हुए उन पे लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ये कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से केरल सरकार पहुंचती है 1998 में सुप्रीम कोर्ट। मांग होता है इस पूरे मामले की एक बार पुनः जांच की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मांग को खारिज कर दिया जाता है। इधर नंबी नारायणन अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे। वर्ष आता है 1999। नंबी नारायणन उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन पुलिस वालों को निर्दोष बताते हुए फिर से इस पूरे मामले को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। यही नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसरों में सीबी मैथ्यूज को बाद में केरल का डीजीपी भी बनाया जाता है। साथ में उनके सहयोगी थे
के जेसवा, एस विजयन। हालांकि ये सब चलता रहता है और वर्ष आता है 2001। 2001 में NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा केरल सरकार को नंबी नारायणन के क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से केरल सरकार के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। और फिर वर्ष आता है 2017, महीना था अप्रैल। इस पूरे मामले की फिर से एक बार सुनवाई शुरू होती है। 14 सितंबर 2018। नंबी नारायणन के जीवन में यह तारीख बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि यही वह दिन है जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में उनकी मौजूदगी में 3 जजों के पीठ, जिसकी अगुवाई दीपक मिश्रा कर रहे थे, यह फैसला आता है कि नंबी नारायणन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं एवं केरल सरकार को यह आदेश दिया जाता है कि नंबी नारायणन के खिलाफ दस्तावेजों में प्रतिकूल सारी टिप्पणियों को हटाई जाए, साथ में उनके सैलरी को जोड़ते हुए लगभग 75 लाख रुपए नंबी नारायणन को दी जाए। इस फैसले में एक खास बात यह भी थी कि यह सारी रकम उन्हें गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों से वसूलने थे। अगर उन पुलिस वालों के सारे संपत्तियों को मिलाकर भी यह रकम पूरी नहीं होती है, तब केरल सरकार के द्वारा उन्हें यह रकम दी जाएगी। यह फैसला आता है जिसके बाद नंबी नारायणन पर लगे सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, उनकी खोई हुई इज्जत उन्हें वापस मिलती है। लेकिन इस पूरी कहानी का हैप्पी एंडिंग अभी बाकी था। वर्ष आता है 2019 और इस वर्ष नंबी नारायणन को मोदी सरकार के द्वारा भारत के कुछ खास सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। अब जरा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इसी देश के राज्य सरकार के द्वारा पिछले 22 वर्षों से लगातार चोर, गद्दार और देशद्रोही का आरोप लगाया जा रहा था, उसी व्यक्ति को 22 वर्ष बाद इसी देश के केंद्र सरकार के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। और इसी सम्मान के साथ अंततः नंबी नारायणन के सत्य की लड़ाई की जीत होती है और यह कहानी यहाँ पे समाप्त होता है। और इस कहानी को सुनाने के पीछे का कारण आर माधवन की आने वाली फिल्म रॉकेट्री है। दरअसल इस फिल्म में नंबी नारायणन की जीवन को दर्शाया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर